अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। बिहार में महागठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और तेजस्वी यादव सबको इसी दिन का, इसी घड़ी का, इसी ऐलान का इंतजार था। अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया वो चाहते तो राहुल गांधी कर सकते थे, अगस्त में ही कर सकते थे जब वो वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए थे। तेजस्वी यादव उनके साथ थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया था, राहुल गांधी से सीधे पूछा था कि तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि अगर केंद्र में सरकार बनती है इंडिया अलायंस, बिहार में जिसका स्वरूप महागठबंधन के रूप में है, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। तो आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? राहुल गांधी गोल मोल जवाब देने लगे उस समय। आपको याद ही होगा, वो जवाब याद दिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई बार अखबारों में वो बात आई है, टीवी चैनलों पर दिखाई गई है, सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी राहुल गांधी का वो जवाब वायरल है। लेकिन आखिरकार उन्हें अशोक गहलोत को भेजना पड़ा, उन्हें यानी राहुल गांधी को अशोक गहलोत को भेजना पड़ा। अशोक गहलोत 22 अक्टूबर को जाकर लालू यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, आम सहमति बनाने की कोशिश की और आखिरकार उन्हें तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान करना पड़ा। यह ऐलान अगर राहुल गांधी ने नहीं किया था तो ये चुनाव की तारीखें जब तय हुई थी तब भी किया जा सकता था, उसके कुछ दिन बाद किया जा सकता था, कम से कम सीटों के ऐलान के पहले किया जा सकता था। तो महागठबंधन की जो एक हवा बन रही थी, जो एकजुटता दिख रही थी, वो बनी रहती। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार ये ऐलान हो गया और अभी बड़े नेताओं को कांग्रेस के खास तौर पर प्रचार शुरू करने के लिए बिहार आना है और उसके पहले एक आम सहमति बना दी गई है। इससे एक बात और साफ हुई, इससे ये बात साफ हुई कि कांग्रेस के जो बड़े नेता अखिलेश सिंह और राज्यसभा के सांसद हैं, जिन्हें अध्यक्ष पद से हटाकर राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया, अखिलेश सिंह को यह कहा जा सकता है कि आज की तारीख में भी कांग्रेस के बारे में, बिहार के महागठबंधन के बारे में अल्लावरू और राजेश राम से शायद ज्यादा समझ है, क्योंकि वो लंबे समय से कह रहे थे, लगातार कह रहे थे, जब कांग्रेस के तमाम नेता ऐसे सवालों पर चुप्पी साध जा रहे थे या कन्नी काट लेते थे या कुछ और कहते थे, तब अखिलेश सिंह बार बार कह रहे थे आज हो या 4 दिन के बाद हो, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम का ऐलान होगा और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर होगा, यानी वही इंडिया अलायंस की अगुवाई करेंगे। अशोक गहलोत जो राहुल गांधी ने जिन्हें खास तौर पर भेजा था, उन्होंने खुश मुकेश सहनी को भी कर दिया। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को उन्होंने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी जो अपने आप को सन ऑफ बल्ला कहते हैं, बीते कई दिनों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन महागठबंधन ने, कांग्रेस ने या आरजेडी ने ऑफिशियली उन्हें डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया था महागठबंधन की ओर से, जबकि वो बीते कई दिनों से, बल्कि महीनों से ये ऐलान करते जा रहे थे कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और क्योंकि वो महागठबंधन का हिस्सा है तो वही डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन इसके लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन की जरूरत थी, यानी ऑफिशियल ऐलान की जरूरत थी। और हैरानी की बात यह है कि जो आरजेडी 2025 की शुरुआत में कांग्रेस को कमजोर कड़ी बता रही थी, उस आरजेडी को, तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी को ऐलान का इंतजार था कांग्रेस की ओर से। तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति तो इस साल के अंदर काफी बदली है बिहार में, लेकिन कई लोगों को लगता है कि यह ऐलान करने में थोड़ी सी शायद देर हुई है। लेकिन देर होने के बावजूद जब यह ऐलान हो गया है तो तेजस्वी यादव खुश हैं, मुकेश सहनी खुश हैं। मुकेश सहनी को लग रहा था कि कहीं उनके हाथ से बाजी निकल ना जाए, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी की ओर से ऐलान हो नहीं रहा था और वो इस स्थिति में रह नहीं गए थे कि एनडीए के साथ जाते। पिछली बार वो एनडीए के साथ थे, उनकी पार्टी ने 4 सीटें जीती भी थी, यानी 4 उनके विधायक बने थे। इस बार उनके हाथ से वो मौका भी निकल गया था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इनके लिए भी कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरह। आखिरकार ऐलान कर दिया कांग्रेस ने, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तमाम दलों के नेता मौजूद थे और एक डिप्टी सीएम की पोस्ट जो है ओपन रखी गई है।
वो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा या दलित वर्ग के किसी नेता को मिल सकता है अगर सरकार बनती है महागठबंधन की, ऐसा इशारा किया है अशोक गहलोत ने। और अशोक गहलोत ने इस ऐलान के साथ ये भी सवाल पूछा है और सीधे अमित शाह से पूछा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं और खास तौर पर बिहार में जितनी भी रणनीति बन रही है एनडीए की या बीजेपी की, माना जा रहा है कि अमित शाह ही बना रहे हैं और बाकी लोग उस पर अमल कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत ने सीधे उनसे सवाल पूछा है कि महागठबंधन ने तो तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया है, वो किसे बना रहे हैं? अगला मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार होती है तो कौन होगा, यह अमित शाह को बताना चाहिए। यह सवाल किया अशोक गहलोत ने, एक बार नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और बाद में जहां जहां उन्होंने पत्रकारों से बात की तो सीधा सवाल करते रहे। उन्हें लग रहा है कि भले ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के नाम के ऐलान में देरी हुई है, लेकिन जब सारे नेता एक साथ एनडीए से सवाल पूछेंगे कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी एनडीए की जो बारात है उसका दूल्हा कौन होगा, तो निश्चित तौर पर एनडीए प्रेशर में आएगा। जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान एक कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। अब हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। अब आपको ये भी बता देते हैं, वैसे आप जानते ही हैं कि अमित शाह ने एनडीए के अगले मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहा, यानी एनडीए की बिहार में अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह के वैसे तो इस बारे में कई बार बयान आ चुके हैं। पिछले साल जब महाराष्ट्र का चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से उन्हें पूछा जा रहा है, जहां पर एकनाथ शिंदे चुनाव के पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर उप मुख्यमंत्री बनाया गया और जो उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। तब से लगातार अमित शाह साहब से ये सवाल हो रहा है और हाल फिलहाल जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि चुनाव तक, यानी चुनाव का जो सामना एनडीए कर रहा है, तो चुनाव में अगुवाई गठबंधन की कर रहे हैं नीतीश कुमार। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला जो नए विधायक यानी चुन के जो विधायक आएंगे वो करेंगे। कई दलों का गठबंधन है बिहार में एनडीए, तो उन सभी दलों के चुने हुए विधायक बैठेंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। इसीलिए कई लोग मान रहे हैं कि शायद नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि अभी उनसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहता है एनडीए, क्योंकि उन्होंने अपना एक सॉलिड वोट बैंक बना रखा है। वो जानते हैं कि बिहार में चुनावी लड़ाई कैसे लड़नी है और कैसे एनडीए को सत्ता तक पहुंचाना है, क्योंकि जब भी बिना नीतीश कुमार के बीजेपी मैदान में उतरी है उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए नीतीश कुमार को चुनाव तक साथ रखना जरूरी है, ऐसा तमाम आलोचक मानते हैं। सवाल एनडीए से हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि भले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के संभावित दावेदारों का नाम तय कर दिया हो महागठबंधन ने, तो ऐसा नहीं है कि उनसे सवाल नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है। सवाल किया जा रहा है मुसलमानों को लेकर कि इनका हिपोक्रेसी जो है ये इस तरह से सामने आ जाती है। यही महागठबंधन, यही महाविकास आघाड़ी का स्लोगन क्या था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब क्या हो गया हिस्सेदारी का, 2% वाला साहनी जो है वो बन सकता मुख्यमंत्री, 19% वाला जो मुसलमान है उसका अता पता ठिकाना भी नहीं है। वारिस पठान एआईएमआईएम के नेता हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, वो एक राजनीतिक व्यक्ति के लिहाज से माना जा सकता है कि उनका कोई बायसनेस हो सकती है, क्योंकि वो लगातार कोशिश में थी उनकी पार्टी एआईएमआईएम कि बिहार में महागठबंधन में उसको जगह दी जाए। आरजेडी से, तेजस्वी यादव से, लालू यादव से कई बार इन लोगों ने अपील भी की थी। और आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के वोटों पर ही खड़ी है ये पार्टी। बिहार में जो 25 उम्मीदवार उतारे हैं एआईएमआईएम ने, उनमें से 23 मुसलमान कैंडिडेट हैं। मुसलमानों को टिकट आरजेडी ने भी दिया है, 18 कैंडिडेटों को टिकट दिया है, यानी 18 कैंडिडेट उतारे हैं राष्ट्रीय जनता दल ने। लेकिन सवाल हो रहा है, क्योंकि यह माना जाता है कि बिहार में एमवाई समीकरण लालू यादव के दौर से बना हुआ है। एमवाई यानी मुसलमान प्लस यादव, इसमें मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। अगर उन्हें एक वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है, लगभग 19% है, 17 से 19% बताया जाता है और यादव लगभग 14% है। तो सवाल केवल एआईएमआईएम नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पर आप देखिए,
चले जाइए, कई यूजर्स इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब अंसार इमरान नाम के एक यूजर हैं, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं चलो जिसको बिहार का सीएम डिप्टी सीएम बनना है वो बने, चाहे जो हो 14% हो या 20%, बस मुसलमानों के लिए एक ऐलान कर दो कि बिहार का अगला गृह मंत्री और वित्त मंत्री मुसलमान होगा। अगर इतना भी नहीं हुआ तो समझो आप बंधुआ मजदूर की हैसियत रखते हो। ये उन्होंने शायद मुसलमानों को एड्रेस करते हुए कहा है। इसी तरह वसीम चंपारणी नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए आज फोटो शूट किया गया, लेकिन इस फोटो शूट में एक भी मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं था, न अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, न तारिक अनवर साहब, न एमएम जावेद साहब, न फातमी साहब। मतलब साफ है, मुस्लिम मतदाताओं से वोट तो लिया जा रहा है, लेकिन एक मुस्लिम नेता भी फोटो फ्रेम में मंजूर नहीं है। ये इस तरह का आरोप लगाया गया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमान नेता थे और तारिक अनवर तो नहीं थे, लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, उन्होंने अपनी बात भी रखी। लेकिन ये सवाल उठेंगे और चुनाव तक उठते रहेंगे। फिर भी कई लोगों का आकलन है, राय है, मानना है कि दूसरा ऐसा कोई गठबंधन या पार्टी नजर नहीं आ रही है मुसलमान जिसके पीछे खड़े हों, कम से कम इस चुनाव में। और आप जानते हैं, और इसका जिक्र यहां करना जरूरी है कि यह पहला मौका नहीं है जब आरजेडी, महागठबंधन, कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों से मुसलमानों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप उनके वोट तो लेते हैं, पर उन्हें रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कितना देते हैं। प्रशांत किशोर 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं। जन स्वराज पार्टी तो उन्होंने पिछले साल बनाई है, उम्मीदवार इस बार उतारने जा रहे हैं, लेकिन वो 3 साल से लगातार ये सवाल पूछते रहे हैं। तो मुसलमान ये कह रहा है कि जिंदा रहे या मर जाए जो भी हो, भाजपा को दे नहीं सकते तही ललटेन बा, एकरा से रोशनी नहीं के होत, लेकिन किरासन तेल बन के यही में जल एकरे के वोट दिया। तेजस्वी यादव को भी अंदाजा है कि मुसलमान वोटों की उनकी पार्टी के लिए कितनी अहमियत है। वो उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम यानी मुसलमानों को सीएम या डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान तो नहीं कर सकते हैं। सीटें जितनी वो दे सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि 18 उम्मीदवार उन्होंने अपनी पार्टी से खड़े किए हैं, लेकिन वो कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि ये दिखाएं कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं, उनके साथ खड़े हैं, उनके हक की बात करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि ये केवल प्रतीकात्मक रूप से ही बातें कही जाती हैं। उनका एक बयान मार्च में होली के करीब बहुत वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का, जरा वो भी देख लीजिए। ये देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। बिहार में चुनावी प्रक्रिया पूरी होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 6 नवंबर को पहले दौर की वोटिंग होगी, 11 नवंबर को दूसरे दौर की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। और उसी के साथ अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए को अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये देखना होगा कि जेडीयू के कितने एमएलए आते हैं। अगर जेडीयू के एमएलए, जो कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी के बराबर ही, बीजेपी से ज्यादा आते हैं, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार जिसे चाहेंगे वो मुख्यमंत्री होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है और बाकी सहयोगी दल, जिनमें से चिराग पासवान का समर्थन माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ है, और आज की तारीख में मांझी का समर्थन या झुकाव माना जा रहा है, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ है, तो उससे वो पहली तय होगी। लेकिन अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो ये साफ हो चुका है कि तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव ने अपने गठबंधन में लड़ाई जीत ली है, लेकिन क्या महागठबंधन को, आरजेडी को, तेजस्वी यादव को इसका फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने कैपिटल हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसके मेंबर बनिए। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत आभार। नमस्कार।